अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। साल भर सब्जियों की पौध तैयार करके कमाएं अच्छा मुनाफा। स्वच्छ दूध उत्पादन की तकनीक अपनाएं, अधिक लाभ कमाएं। किसान विभिन्न फसलों की पौध तैयार करते हैं, लेकिन पौध में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप हो जाता है, जिससे किसानों को स्वस्थ पौध नहीं मिल पाते हैं और किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ऐसे में किसान क्या करें, कैसे उगाएं साल भर स्वस्थ पौध ताकि आपको लगातार आय मिलती रहे। तो किसान भाइयों, यदि आप कुछ बातों का ध्यान में रखकर संरक्षित वातावरण में पौध तैयार करेंगे तो साल भर स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें संरक्षित वातावरण में पौध तैयार, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरअड़ा के विषय विशेषज्ञ NK गुप्ता से। खेती की नवीनतम तकनीक की जानकारी की इसी श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्ष भर हम लोग सब्जी पौध को कैसे तैयार करें और सब्जी पौध को उत्पादन के जरिए में हम आमदनी का स्रोत कैसे उत्पन्न करें। आजकल किसान खेती करने की नई तकनीकियों को अपना रहे हैं। इन नई तकनीकियों को अपनाकर किसान न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि कम एरिया में खेती करके अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। इन्हीं तकनीकियों में संरक्षित वातावरण में सब्जियों की पौध तैयार करना किसानों के लिए अच्छी आय कमाने का जरिया साबित हो सकता है। किसान भाइयों, आप जानते हो कि सब्जियों की उन्नत खेती के लिए और अच्छी खेती के लिए टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनको हम खेत में सीधे बीज न लगाकर पहले पौध तैयार करते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग उसकी खेती करते हैं। और आजकल कुष्मांड कुल की सब्जियां भी हम पहले पौध तैयार करके फिर उसको रोपण करके हम अगेती और समय से पूर्व फसल को प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम देखेंगे कि अगर हम लोग जब सब्जी पौध तैयार करने जाते हैं तो मौसम संबंधी कई तरह की आपदाएं होती है। अधिक तापक्रम का कम रहना, अधिक रहना, आंधी है, ओले हैं, पाला है, बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। इन सब समस्याओं को निजात पाने के लिए हमने किसान भाइयों की सुविधा के लिए और किसान भाइयों को बताने के लिए ये 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस का एक निर्माण किया है। 20 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा होता है, जो ऊपर से पॉलीथीन शीट से ढका होता है, साइड में इंसेक्ट नेट लगा होता है। इसके अंतर्गत हम किसी भी मौसम में किसी भी सब्जी की पौध को हम, जो मैंने बताया, उसको तैयार कर सकते हैं।
किसान भाइयों, आपको सब्जियों की पौध को उन्नत तरीके से तैयार करना होगा ताकि पौध में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए और आपको स्वस्थ और अच्छी पौध की प्राप्ति हो सके। और इसमें हम लोग मीडिया जो जमीन संबंधी समस्या उससे भी निजात पा ली। जमीन में बहुत सारे कीट, रोग, जीवाणु, कीटाणु पाए जाते हैं जिससे हमारी पौध खत्म भी हो जाती है, कई तरह के रोग से ग्रसित हो जाती है। तो उसके लिए हमने मीडिया भी परिवर्तित कर दिया, स्ट्रक्चर परिवर्तित कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हम लोग ये जो प्रोट्रे है इसमें 98 खाने होते हैं, 98 खाने होते हैं, जिसके अंदर हम 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग वर्मिकुलाइट, 1 भाग परलाइट का मिलाकर एक मिश्रण बनाते हैं। और इस मिश्रण को इसमें हम भरकर फिर हमने जो भी हमको पौध तैयार करनी होती है, टमाटर हो, बैंगन हो, मिर्च हो, फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, या जिसकी भी हमें पौध तैयार करनी है उस पौध के बीज डाल के और उसको पूर्ण उपयुक्त रूप से हम कृत्रिम रूप से वातावरण को क्रिएट करके हम किसी भीषण सर्दी में हो चाहे भीषण गर्मी में हो, हम और बरसात से बचाने के लिए और एक स्वस्थ पौध का उत्पादन कर सकते हैं। संरक्षित वातावरण में सब्जियों की पौध उगाने से कीट रोगों के आक्रमण से तो दूर रहेंगी, साथ ही साथ पौध को मौसम के विपरीत प्रभाव से भी बचाया जा सकता है। और इस प्रकार जब ये इसका स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की जो आप देख रहे हो इसकी लागत 1.5 लाख रुपए के करीब आती है और इस स्ट्रक्चर में हम लोग करीबन 30 से 40 हजार पौध एक बार में तैयार कर सकते हैं। तो अगर हम साल में अगर इसमें 4 या 5 राउंड में भी पौध तैयार करते हैं, इतने से 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक हमारा कृषि नवयुवक आराम से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी को प्राप्त कर सकता है। संरक्षित वातावरण में किसान साल भर विभिन्न सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं और कम एरिया से अच्छी आय कमा सकते हैं। तो आप देख रहे हो इस तरह से हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप करके और उसमें इस तरह की व्यवस्था करके वर्ष भर सब्जी की पौध को तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के ज्यादातर किसान खेतीबाड़ी के साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और गांव के अधिकतर परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हैं। हालांकि दुधारू पशुओं को पालना एक बात है और स्वच्छ दूध उत्पादन करना अलग बात है। स्वच्छ दूध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिसका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। अगर पशुपालक दूध निकालने का सही तरीका अपनाएं और सावधानियां को बरतें तो दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक पांडे से। दूध आप सभी जानते हैं कि दूध बहुत ही पौष्टिक चीज है। किसान भाइयों, ये दूध जो है उसी तरह से बैक्टीरिया, विषाणु जितने भी हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा जगह होता है, तो वो आसानी से उसमें पनप सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने दूध को जो भी उत्पादन करें उसका स्वच्छ होना बहुत ही आवश्यकता है। सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप जहाँ पर जानवर को रख रहे हैं उस जानवर को रखने की जगह को अच्छी तरह से सफाई उसकी होनी जरूरी है। आप अगर फर्श पक्का है आपका
तो निश्चित रूप से उसको वॉश करें, धोएं, और धोने में आप उसमें डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल करें, आप उसमें फिनाइल वगैरह का भी इस्तेमाल करें। मक्खी का प्रकोप है वो कम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं उस जगह को बिल्कुल साफ रखना है। और तीसरी जो चीज़ है, गाय दूहने के पहले गाय की सफाई बहुत ज़रूरी है। आप निश्चित रूप से, अगर संभव नहीं है कि हम उसको पूरा नहला सकें, अगर पूरा नहला के अगर दुहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं संभव है तो कम से कम पिछला पोर्शन जो गाय का जो पिछला पोर्शन है उसको बढ़िया से आप उसको धोएं। और धोने में आप अगर इसको किसी भी तरह से केवल सिंपल भी धो रहे हैं तो आप उसको धो लें। और थन में पोटासियम परमैंगनेट, ये एक जो सोल्यूशन आता है वो जरूर रखें। पोटासियम परमैंगनेट से धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ नहीं तो एक छोटे से कपड़ा में, रुमाल में आप रख के और उसमें पोटासियम परमैंगनेट से पोंछ दें थन को। तो ये धोने से आपका जो किसी तरह का कीटाणु जो होता है, किसी तरह का जीवाणु जो होता है, उस पर आप कार पा सकते हैं और दूध जो होगा वो स्वच्छ होगा। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि गांव में आप दूध नहीं दूहते हैं, एक कोई ग्वाला होता है जो कि दूध यहाँ भी दूहा वहाँ भी दूहा, दूसरे जगह की गंदगी को लेके आ गया, दूसरे जगह की कोई बीमारी है उसको लेके चला आया। आपके जानवर में बीमारी फैलाने का भी काम कभी कभी करते हैं, दूसरे जगह से बीमारी लेके आया और यहाँ फैला दिए। इसलिए जब भी दूधिया आपके पास आते हैं दूध दूहने के लिए तो उनकी सफाई बहुत ही ज़रूरी है। आप आएँ और डिटॉल अगर थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डिटॉल से हाथ धोने के लिए वो सबसे बढ़िया होता है। वो उसके बाद वो दूध दूहने के लिए जाएं। और दूध दूहने में भी जो उनका जो ये है कि बहुत तेजी से वो दूध दूहने के चक्कर में वो नकलिंग करते हैं और उसमें वो अंगूठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अंगूठे का इस्तेमाल अगर करेंगे तो उसके प्रेशर से क्या होता है कि गाय में थनैला बीमारी हो सकती है, और थनैला बीमारी अगर हो जाएगी तो फिर वो जानवर का दूध पीने लायक नहीं रह जाएगा। तो ये जरूरी है कि दूध दूहने वाले जो हैं वो हमेशा जो दूध को है वो इस तरह से फुल हैंड मिल्किंग इसको बोलते हैं कि पूरे हाथ का इस्तेमाल करके उसको दूहना है। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। क्योंकि अगर गुंबदकार इस्तेमाल करेंगे तो उसमें गंदगी, बाहर की गंदगी कम से कम गिरेगी। और दूसरा ये है कि दूध दूहने के लिए जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस बर्तन को साफ रहना जरूरी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरी जो अहम जो चीज़ है जिसको कि आपको ध्यान रखना है कि दूध बहुत जल्दी खराब होने वाला चीज़ है। अगर आप दूध को बहुत लंबे समय पर रखेंगे तो वो गर्मी वो झेल ही नहीं पाता है, उसमें तुरंत खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करना है कि उसको जल्दी से जल्दी या तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, या अगर नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं तुरंत तो उसको ठंडा करके रखें। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। इन सब चीज पर हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं और अभी स्वच्छ दूध उत्पादन पर जो बात हुई, हमें निश्चित रूप से ध्यान है कि आप इसको ध्यान रखेंगे और स्वच्छ दूध उत्पादन रखेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे और आपने जो भी आपके दूध पीने वाले जो हैं उनको भी आप किसी भी तरह से बीमारी से बचा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार भाई। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। जीरा का इस्तेमाल लगभग हर घर में हर दिन किसी न किसी रूप में किया जाता है और इसका किसान को अच्छा बाजार भाव भी मिलता है। लेकिन इस फसल में कीट रोगों का प्रकोप अधिक होता है जो फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, जीरा की फसल में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं और इनकी रोकथाम आप कैसे करें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जीरा एक मसाले वाली मुख्य बीजीय फसल है। इसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों में खुशबू उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसे खाने में कई तरह के उपयोग में लाया जाता है, जिसमें से कुछ लोग इसे पाउडर या भूनकर खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका सेवन करने से पेट संबंधी राजस्थान और गुजरात राज्य में की जाती है। यहाँ पर पूरे देश का कुल 80% जीरा उत्पादित किया जाता है, जिसमें से 28% जीरे का उत्पादन अकेले राजस्थान राज्य में होता है और राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में कुल राज्य का 80% जीरा उत्पादित होता है। लेकिन अपने राज्य की औसत उपज पड़ोसी राज्य की अपेक्षा कम है, जिसका प्रमुख कारण फसल में लगने वाले कीट और रोग हैं, जिनका समय पर नियंत्रण न करने पर किसान भाइयों को कम उपज की प्राप्ति होती है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं जीरे की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट और रोग की। तो जीरे की फसल में जिस कीट का प्रकोप अधिक देखने में आता है वो है माहू, जिसे हमारे कुछ किसान भाई मोयला, चैंपा जैसे नामों से जानते हैं। इस कीट का सबसे अधिक प्रकोप फूल आने की अवस्था पर होता है और ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल से मिलने वाली उपज और उसकी गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है, जिस कारण किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन यदि आपकी फसल में इस कीट का प्रकोप ज्यादा देखने में आ रहा है तो फिर आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 0.5 लीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या एसीफेट की 750 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव कर दें और आवश्यकता पड़ने पर 10 से 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रोग नियंत्रण की। तो जीरा की फसल को जिस रोग से अधिक नुकसान होता है वो है झुलसा रोग। ये एक कवक जनित रोग है, जिसका प्रकोप फसल में पुष्पन शुरू होने के बाद अगर आकाश में बादल छाए हो और नमी बढ़ जाए तब इस रोग के फसल में आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस रोग में पौधों की पत्तियों और तनों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और पौधों के सिरे झुके से नजर आते हैं। इसके अलावा रोग की उग्र अवस्था में रोगी पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं। किसान भाइयों, रोग ग्रसित पौधों में या तो बीज बनते ही नहीं हैं और बनते भी हैं तो छोटे और सिकड़े हुए होते हैं। इस रोग के अधिक प्रकोप की स्थिति में पूरी फसल झुलसकर मर जाती है। अनुकूल वातावरण होने पर ये रोग इतनी तेजी से फैलता है कि फसल को बचाना लगभग मुश्किल हो जाता है। इसलिए मौसम के बदलाव आते ही बीमारी के आने की संभावना होने पर दवा का छिड़काव करके फसल को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, इस रोग के नियंत्रण के लिए मेन्कोजेब 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। इस तरह किसान भाइयों, आप यदि इन बताए गए फसल सुरक्षा उपायों को अपनाते हैं
तो आप अपनी फसल को कीट रोग मुक्त रखते हुए फसल से अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पीलूखेड़ा, जिला सवाई माधोपुर के पवन कुमार ने। आपने अमरूद के बाग में उकठा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो किसान भाई अगर अमरूद की खेती कर रहे हैं उसमें इस समय देखेंगे कि उकठा बीमारी का आक्रमण होता है। उकठा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। उकठा बेसिकली हम लोग देखते हैं कि दो तरह से होता है। एक उकठा बीमारी होता है जीवाणु से और दूसरा होता है फफूंद से। तो जीवाणु जनित जो उकठा बीमारी है, इसमें क्या होगा कि पौधा जो है वो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि सूख करके मर जाता है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। तो उकठा बीमारी से नियंत्रण हेतु अगर किसान बंधु अगर चाहते हैं तो बीज वाले पौधे जो ग्राफ्टेड पौधे हैं उसका अमरूद का लगाना चाहिए, और जहां लगाते हैं वहां पर ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम अगर व्यवहार करते हैं तो सबसे पहले वहां कंपोस्ट खाद की तैयारी कर लें। अगर बढ़िया से कंपोस्ट खाद बन गया उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम मिलाएं, और उसके बाद अगर अमरूद का पौधा लगाते हैं तो वहाँ पर जो है उनका विल्टिंग जो है उकठा बीमारी का समस्या वो कम आता है। और कोशिश करना चाहिए कि किसान बंधु को कि जब भी अगर उकठा की बात करें तो वो उस समय अपना जो खेत है उसमें किसी प्रकार का जो है वो पानी जमा नहीं होना चाहिए। दलहनी वंश का या जो फसल है उसको नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद जो अमरूद का पौधा है उसको अगर मान लीजिए कि वो उकठा बीमारी से ग्रसित हो गया है तो उसको निकाल करके फिर से वहाँ पर हम लोग मिट्टी उपचार करके नए पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर किसान बंधु चाहें तो वो उकठा बीमारी का प्रबंधन करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।